सुगम वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि जो छोटा अर्थशास्त्र है जिसको हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो उसकी एक व्यवस्थित परिभाषा क्या होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या हो जाएगा। आप इसकी परिभाषा को इस तरह से लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु अथवा एक आर्थिक कारक का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर समझिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसके अंतर्गत जैसे एक व्यक्ति की आय है तो उसका अध्ययन करेंगे, एक उद्योग, एक फर्म यानी जैसे कंपनी वगैरह, उसका, इन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब इसके बाद ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र मतलब विशाल अर्थशास्त्र, हम बोल सकते हैं बड़ा अर्थशास्त्र। तो उसके अंतर्गत हम पूरे राष्ट्र की आय का अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो होता है बड़ा अर्थशास्त्र और ये होता है छोटा अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो आपको समझ आ गया होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। इसकी आप परिभाषा लिखोगी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, जैसे एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु या फिर एक व्यक्ति की आय, यानी इस तरह से आप बोल सकते हो कि व्यक्तिगत आय का अध्ययन हम करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, इस तरह से आप इसकी परिभाषा को लिख कर आओगे। क्लियर? या फिर गाइस जैसे आपको सिर्फ एक लाइन में समझना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का सूक्ष्मतम अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी है? मॉरिस डॉब ने। तो इन्होंने कहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का सूक्ष्मतम अध्ययन है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पर जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको देखेंगे, उसके बाद जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको देखेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए कि अतलग उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आज किए जा सकते हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम में। तो उन सभी प्रश्नों को पहले यहाँ पर हम देखेंगे, तो वीडियो आप एंड तक देखें। अब इसके बाद यहाँ पर गाइस अगला क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि मध्यवर्ती वस्तुओं का अर्थ समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मध्यवर्ती वस्तु क्या है, आप लिखोगे, आप इस तरह से लिखोगे मध्यवर्ती वस्तु, यहाँ पर पूछा है आप लिखोगे वे वस्तु, या फिर इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में उत्पादक द्वारा प्रयोग किए जाने वाला कच्चा माल, जैसे बिजली, ईंधन आदि को हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हो जाएंगी, आप लिखोगे अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में उत्पादक द्वारा प्रयोग किए जाने वाला कच्चा माल, जैसे बिजली, ईंधन, ये सब क्या कहलाएंगी? मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है कि मांग का नियम क्या है। ठीक है, तो मांग का नियम क्या है, आप लिखोगे कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है और उस वस्तु के मूल्य में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, यही मांग का नियम है। और ये क्वेश्चन आप कई बार देख चुके हो। मांग का नियम क्या है, इम्पोर्टेंट भी है, तो अच्छे से आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, जब चीज़ें महंगी होती हैं तो हम कम खरीदते हैं, और जब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो आप ज़्यादा खरीदोगे। तो यही आपका मांग का नियम हो जाता है। जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी यानी चीज़ें महंगी होंगी तो उसकी मांग कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी, चीज़ें हम कम लेंगे। और उस वस्तु के मूल्य में कमी होगी यानी मूल्य, जब पैसे कम होंगे, ठीक है, चीज़ें सस्ती मिलेंगी,
तो कमी होगी पर वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। जब चीज़ें कम में मिलेंगी तो मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और जब मूल्य में वृद्धि होगी तो मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यही आपका मांग का नियम कहलाता है। ठीक है, ये आप आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, और व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लीजिए। अब गाइस इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि विदेशी विनिमय दर का अर्थ लिखिए, या फिर विदेशी विनिमय दर क्या है समझाइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए विदेशी विनिमय दर क्या है, इसका अर्थ क्या होगा। आप लिखोगे कि विदेशी भुगतानों को निपटाते समय विदेशी विनिमय दर की आवश्यकता होती है। विदेशी विनिमय दर दो देशों की मुद्राओं का विनिमय अनुपात होती है। दूसरे शब्दों में, जिस दर पर एक देश की चलन मुद्रा दूसरे देश की चलन मुद्रा में बदल जाती है उसे ही हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। अब इसको आप दोबारा से समझिए, विदेशी विनिमय दर क्या हो जाएगी, विदेशी भुगतानों को निपटाते समय विदेशी विनिमय दर की आवश्यकता होती है। ठीक है, और विदेशी विनिमय दर दो देशों की मुद्राओं का विनिमय अनुपात है। दूसरे शब्दों में देखिए, जिस दर पर एक देश की चलन मुद्रा दूसरे देश की चलन मुद्रा में बदल जाती है उसे ही हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, इतना ही आप याद रखिए कि जिस दर पर एक देश की चलन मुद्रा दूसरे देश की चलन मुद्रा में बदल जाती है उसी को हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा आप तैयार करोगे उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि राजस्व घाटा क्या है। ठीक है, तो राजस्व घाटा क्या है, आप लिखोगे कि राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को हम राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा क्या है, आप लिखोगे कि राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को ही राजस्व घाटा कहा जाता है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन आपका ये भी पूछ लिया जाता है कि परोक्ष कर किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को कि परोक्ष कर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब कर भुगतान में कर भार तथा कर दायित्व तो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है तो उसे हम अप्रत्यक्ष या फिर आप बोल सकते हो परोक्ष कर कहा जाता है, जैसे वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। तो राजस्व घाटा क्या है आप यहाँ पर समझ गए कि राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को ही हम राजस्व घाटा कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि वस्तु विनिमय के कोई 3 दोष लिखिए। क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी गया है। ठीक है, वस्तु विनिमय के कोई 3 दोष लिखिए। तो पहले तो आप लिखोगे कि वस्तु विनिमय के 3 दोष निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, पहला यहाँ पर हो जाएगा कि दोहरे संयोग का अभाव। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा वस्तु विनिमय का अभाव। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट हो जाएगा भावी भुगतान में कठिनाई। अब यहाँ पर समझ देखिए वस्तु विनिमय के कोई 3 दोष लिखिए, याद कर लीजिए। पहला आपका हो जाएगा दोहरे संयोग का अभाव, दूसरा हो जाएगा वस्तु विनिमय का अभाव, तीसरा हो जाएगा भावी भुगतान में कठिनाई। इसी के साथ साथ क्वेश्चन आपको गाइस ये भी तैयार कर लेना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 प्रतिबंधित कार्य लिखिए। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 प्रतिबंधित कार्य, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आपको खुद से लिख लेना है। ठीक है, इसका आंसर अगर आपको नहीं मिलता तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वस्तु विनिमय के कोई 3 दोष। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है नेक्स्ट उसको देख लेते हैं। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन ये तैयार कर लेंगे कि वस्तु विनिमय को परिभाषित कीजिए। वस्तु विनिमय के 3 दोष आप लिख चुके हो, वस्तु विनिमय को परिभाषित कीजिए। तो आप इसकी परिभाषा लिखोगे कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से प्रत्यक्ष विनिमय ही वस्तु विनिमय कहलाता है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से प्रत्यक्ष मतलब एक वस्तु आपने दी और दूसरी वस्तु ली,
अदला बदली कर ली, उसी को हम कहेंगे वस्तु विनिमय। इस तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है। तो वस्तु विनिमय को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और वस्तु विनिमय के कोई 3 दोष, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। अब इसके बाद गाइस आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये तैयार कर लेना है कि पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है उसको देख लीजिए। तो इसका आंसर आप लिखोगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, वस्तु समरूप होती है, उद्योग में फर्मों का प्रवेश व बहिर्गमन स्वतंत्र होता है और इसलिए वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित होता है। तो इसको आप दोबारा से समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय। आप लिखोगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले क्रेताओं व विक्रेताओं यानी बेचने और खरीदने की संख्या बहुत अधिक होती है। बेचने वालों की और खरीदने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, वस्तु समरूप होती है, उद्योग में फर्मों का प्रवेश व बहिर्गमन स्वतंत्र होता है और इसलिए वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित होता है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ साथ क्वेश्चन ये भी आपको तैयार कर लेना है कि कीमत रेखा प्राइस लाइन क्या है। कई बार इस क्वेश्चन का आंसर आप देख चुके हो, तो अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लिख लीजिए, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है इसको तैयार करेंगे। कीमत रेखा किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि स्थिर लागत से आप क्या समझते हैं। यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि उत्पादन की स्थिर लागत से क्या तात्पर्य होता है, ठीक है। तो स्थिर लागत क्या है, आप लिखोगे कि स्थिर लागत वह लागत है जिसकी कुल राशि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी पूर्णतः अपरिवर्तित रहती है। अब इसको एक बार आप दोबारा से देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है कि उत्पादन की स्थिर लागत से क्या तात्पर्य है। तो आप लिखोगे कि स्थिर लागत वह लागत है जिसकी कुल राशि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी पूर्णतः अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्वेश्चन आपको ये भी तैयार कर लेना है कि स्थिर लागत एवं परिवर्ती लागत में भेद कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इस अगला क्वेश्चन आप ये तैयार कर लेंगे, किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लिखोगे कि किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से है जिसको उत्पादक या विक्रेता एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित कीमत पर बेचने योग्य या बेचने के इच्छुक है, ठीक है। तो किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ आप किस तरह से लिखोगे, एक बार दोबारा से देखिए। आप लिखोगे कि किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से है जिसको उत्पादक या विक्रेता यानी बेचने वाला एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित कीमत पर बेचने योग्य या बेचने के लिए इच्छुक है, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब इसी के साथ साथ आपको वहाँ पर क्वेश्चन ये भी तैयार कर लेना है कि सीमांत उपयोगिता क्या है या फिर सीमांत उपयोगिता से क्या आशय है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पूरी बुक से यहाँ पर आप देख चुके हो कि जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, तो उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर आपने देख लिया। इसके बाद जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं पूरी बुक में लघु उत्तरीय प्रश्न में जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में।
तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि अतलग उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार गाइस आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।